बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज के ऊपर बात करते हैं और ख़ास तौर पर हम उनके सोल्यूशंस पे जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, हर तरह के हम इशूज लेके आते हैं। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ चीज़ों पे बात की और हम जब बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में हम ये भी देखते हैं कि वीमेन का क्या रोल है। तो वीमेन के रोल पे जब हम देखते हैं तो हम पहले एजुकेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या उनकी पोजीशन है, और उसके साथ साथ फिर बिजनेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। 2010 में जो मोर देन 50% पॉपुलेशन थी फीमेल की, तो फीमेल की पॉपुलेशन में से ओनली 11% एट दैट टाइम जो थी वो अर्निंग की तरफ थी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। अब बाकी वो 23% पे पहुंची है। इवन दो के मुख्तलिफ खवातीन तकरीबन हर फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान में भी हर फील्ड में मौजूद तो हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो उनका रोल अभी भी कम है जितना कि होना चाहिए। उसमें हम यूएन की जब बात करते हैं तो यूएन की भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 25% है, जिसमें हम एसडीजी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, उसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। तो हर चीज में हमने देखना होता है कि विमेन का रोल क्या है। मैं जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त एक दो डिपार्टमेंट ही थे जिनमें खवातीन होती थी, जिसमें से आर्किटेक्चर लीडिंग था। उसके बाद आस्ता आस्ता खवातीन की तादाद बढ़ती गई और अब जो है वो खवातीन ज्यादा हैं और मेल स्टूडेंट कम है। मेडिकल में तो पहले ही था, और मेडिकल में अब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें मोर देन 90% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो बिजनेस वुमेन जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम है, कि इवन खवातीन की अपनी तादाद में से 1% भी नहीं बनती। तो जब तक हम इस एरिया में खवातीन को नहीं लाएंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब हम तरक्की की बात करते हैं तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हम कमा क्या रहे हैं और खर्च क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हम कमाते कम है और खर्च ज्यादा करते हैं, कि हम कमा 100 रुपया रहे हैं और खर्च हम 500 रुपया करते हैं, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जैसे अभी आज ही IMF पहुंचा हुआ है और ये भी हमें समझ से बाहर है कि IMF गरीबों पे टैक्स लगाने की क्यों बात करता है, वो जो हुकूमती खर्चे हैं उनको कम करने की क्यों बात नहीं करता। इतनी बड़ी जो फौज है वुज़रा की और जो हमारे गवर्नमेंट के दूसरे खर्चे हैं वो उनको कम करने की क्यों बात नहीं करता। कि पेट्रोल 400 लीटर पर मंथ काफी सारे लोग हैं जिनको मिलता है, जिनकी तादाद तकरीबन 2 लाख के करीब बनती है। तो वो उसको अगर हम देखें तो वो कहाँ पे खर्चा पहुंचता है। फिर प्रोटोकॉल्स पे भी बड़ा खर्च हो रहा है। ये गरीब मुल्क का खर्चा इतना इन इलाकों में इन चीजों में क्यों किया जाता है? हम क्यों नहीं बचत की तरफ जाते? हम अपनी चादर को क्यों नहीं अपनी समेटते? हम तो ऐसे क्यों फैलाते हैं कि हमें मांगना पड़े? बीक आखिर हम कब तक मांगेंगे? हमारे पास $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज नहीं कर रहे। तो हर चीज में जब तक खवातीन का रोल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2010-11 में लाहौर में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बना था। हालांकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मौजूद था, लेकिन वहां पे खवातीन की नुमाइंदगी उस तरह नहीं हो रही थी, तो खवातीन ने सोचा कि एक चैम्बर बनाया जाए और डॉक्टर शैला अकरम ने उसको लीड किया और खवातीन चैम्बर बन गया। आज जो हमारी मेहमान है वो खवातीन चैम्बर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मिस नीलोफर सिकंदर। मैम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इस वक्त पब्लिक को ये बताएंगे खवातीन चैम्बर बनाने की जरूरत क्या थी और क्या रोल प्ले किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया कि एक प्लेटफॉर्म से हम खवातीन को ये बताएं कि खवातीन हमें क्यों ज्वाइन करें और उनका क्या फायदा है। देखिए, जो हजरात हैं वो क्वांटिटी में ज्यादा है फील्ड में, ठीक है ना। खातून को अपने घर पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं फील्ड में ज्यादा है, और खातून को घर की सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर लाने के लिए उनको एक कंफर्ट जोन ही चाहिए, जो कि जो रेगुलर चैम्बर्स हैं उनमें उनको नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। एक तो वो घर बच्चे सब कुछ छोड़ के आए और फिर जो भी काम वो करें उसमें हजरात, जैसे मैं कहती हूँ कि एग्रीकल्चर में हार्ड क्रॉप्स अलग हैं और
सॉफ्ट क्रॉप्स अलग है। अगर हम वो किचन गार्डन डेवलप कर रहे हैं तो हम ज्यादा एरिया हार्ड क्रॉप्स के लिए छोड़ दें, ताकि हमारी वो जरूरत हमें लोगों से मांगनी ना पड़े। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अगर हम मेन चेम्बर्स को हजरात के लिए ही छोड़ दें, क्योंकि खवातीन जब आती हैं उनकी जरूरियात और होती है, बिल्कुल सही, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग है, एक मतलब उनको नॉलेज भी चाहिए कि क्या बिजनेस कैसे करें। बिल्कुल ठीक। ख्वाहिश तो एक है, और मैं समझती हूँ डॉक्टर शैला हैज बीन अ ग्रेट मेंटर एंड ग्रेट पर्सन, जिसने ये इनिशिएटिव लिया और काविशों के बाद एक छोटा सा एक जगह बन गई कि हम खवातीन को बुलाते हैं, कंफर्ट लेवल होती है। और अभी हमने चेंबर के साथ एक WRC इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू किया। बिल्कुल ठीक। 2 साल हो गए हैं और हमने 100 से ज्यादा खवातीन वुमेन रिसोर्स सेंटर, और उसमें हम 0 से लेके एंड तक बिल्कुल उनको गाइड करते हैं कि वो क्या बिजनेस करें, बिल्कुल और उसको किस तरह डेवलप करें। उनकी मुख्तलिफ जो है कोई 15-20 टॉपिक्स हैं जो उनको सिखाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग भी है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और उनको जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में एक ग्रुप और है जो गिलगित स्वात गए तो खवातीन ने कहा, उन्होंने वहां 40 खवातीन को ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग दी। बिल्कुल ठीक। तो खवातीन, एक खातून थी, उसने कहा मैं तो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं बनाती। तो जो फैसिलिटेटर थी और उन्होंने कहा आपके बाल बड़े अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ये तेल मैं बनाती हूँ, अपना ही है जो हमें यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक। वो प्रोडक्ट एक उसको प्रोडक्ट में हमने कहा ये ही तुम्हारा प्रोडक्ट है, अब इसके लिए तुम मार्केटिंग करो। तो वही बैठ के उसका ब्रांड भी बन गया, उसको उसी तरह सिखाया और उसने वो काम किया। तो मेरा ख्याल है कि आम चेंबर से खवातीन चेंबर जो हैं वो खवातीन को एक कंफर्ट जोन देती हैं और उनकी जरूरत के मुताबिक उनको ट्रेनिंग देती हैं। फिर एग्जीबिशंस हम करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करते हैं। ट्रेनिंग्स के साथ साथ हम उनको ये भी देते हैं कि आप क्या बना रहे हैं, तो उनको नेशनली कैसे करें, मार्केट करें और इंटरनेशनली कैसे, पैकिंग आपने कैसे करनी है, वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। थैंक्स टू डाची खवातीन को और लोगों को अवेयरनेस भी आ गई है कि प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी होगी तो आपने डाची का जिक्र किया तो ज्यादातर मेरा ख्याल हमारे नाजरीन को नहीं पता होगा कि डाची होता क्या है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है जो कि NCA ही की एक टीचर थी जो पहले टीच करती थी, आयशा नरानी, उन्होंने 11 साल पहले शुरू किया था। बिल्कुल ठीक। उनका यही था कि पाकिस्तानी हेरिटेज, पाकिस्तानी आर्ट एंड क्राफ्ट को फ्लरिश किया जाए। बिल्कुल ठीक। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ खवातीन हो, हाँ, कोई भी पार्टिसिपेट, वो दूर दूर से, मतलब 3-4 साल तो आप ये सोचे ना कि उनको घर से अपने पैसे डालने पड़े, इतना उनको नुकसान होता था। बिल्कुल। कभी चोरियां होती थी, कभी वो दूर से लोगों को बुलाती हैं, 30% तो स्टॉल्स उनको फ्री देती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उन्होंने एक बोर्ड बना दिया है, जो बोर्ड है ना वो सिलेक्शन करता है। बिल्कुल। तो खवातीन को ये पता, एक प्रॉपर सिस्टम में चले, प्रॉपर सिस्टम में कि आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी है, ये नहीं कि इंपोर्ट की हुई चीज को आपके स्टॉल में आके बेचना शुरू कर दें। मतलब हमारी पिछले 30-35 साल में, जैसे आपने अभी बात की, इतनी गलत ग्रूमिंग हुई है इस जनरेशन की कि हम इंपोर्टेड चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल। जबकि हमें, मुझे याद है आपने इंपोर्टेड चीजों की जब बात की तो पाकिस्तान का शुरू से तो मसला ये चलता रहा, लेकिन लास्ट 20 इयर्स में ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का गैप बढ़ता गया जी। और लास्ट ईयर ये सबसे ज्यादा रहा है, तकरीबन $50 अरब का ये गैप रहा है। क्योंकि आपने अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया ना। आपने इंडस्ट्री भी वो लगाने की कोशिश की है जिसका रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको, आयशा आपा थी प्रिंसिपल होम इकोनॉमिक्स की, सबको याद होगा। तो उनके साथ एक मीटिंग थी और आपा शाहीन जो मिनिस्टर भी रही, अतीकुर रहमान, ये सारे थे उस ग्रुप में। तो आपा आयशा ने एक बड़ी मजे की बात की, कहने लगी कि देखो जब पाकिस्तान बना था ना तो हम लोगों का एक ही नारा था, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। और कहती है हमें वो वक्त भी नहीं भूला कि हमने अपने घरों से सारी इंपोर्टेड चीजें सड़क पे लगा रख के आग लगा दी।
तो मैं अब हर पैनल पे खवातीन क्या हजरात भी उनको ये कहती हूँ कि क्या आप लोग अपने घरों में इंपोर्टेड चीजें बंद कर सकते हैं? क्या हमारी लस्सी और सत्तू इस काबिल नहीं है कि कोक की जगह पिए जा सके? बिल्कुल, मुझे इस पे बड़ा अफसोस होता है। मैं जब भी किसी गांव जाता हूँ तो वो कोक ले आते हैं। हाँ। तो मुझे अफसोस होता है कि गांव आके भी अगर मुझे कोक ही पीनी है तो फिर मुझे गांव आने का फायदा क्या? ये मीडिया का भी कसूर। देखिए, पैसा ही हर चीज नहीं है। अब पैसे की खातिर मीडिया इश्तिहार लगाता है, सादे दिमाग होते हैं कि वो कहते हैं कि जो इश्तिहार आ रहा है यही सब कुछ है। और किसी जमाने में मैंने सुना हुआ है बड़ों से और रिसर्च में भी देखा था कि इस रीजन में चाय नहीं पी जाती थी। हाँ। और इंट्रोड्यूस की गई फ्री में। हिस्ट्री यही है। बिल्कुल। वो बड़े बड़े ना जो कश्मीरियों के नहीं होते चाय के बड़े, वो कंधों पे लेके फिरा करते थे, फ्री में दिया करते, पिलाते होते थे। ये ब्रिटिश ने अपना ड्रिंक जो है ना इस तरह वो किया था, तो वो मार्केटिंग ही थी ना। बिल्कुल मार्केटिंग थी। तो मतलब ये है कि अब मीडिया का स्ट्रॉन्ग रोल है। ये अभी तक मीडिया जानता भी है, लेकिन उसको यूज किया जाता है या डिलिबरेट है ये मैं नहीं कह सकती। अच्छा, मीडिया के रोल की जब आपने बात की तो पिछले काफी अरसे से कुछ चीजें मैं नोट कर रहा हूँ कि स्मोकिंग की हमने पब्लिक प्लेसेस पे मना किया हुआ है, लेकिन मीडिया में हम हीरो को दिखाते ही स्मोकिंग करते हुए। अब नीचे अगर पट्टी चल भी गई तो कितने लोग हैं पढ़ने वाले? बिल्कुल। तो इमेज तो आप ये क्रिएट कर रहे हैं ना कि हीरो ने स्मोकिंग करनी। हाँ। फिर आप देखिए मीडिया में गलत कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, तो उनके नीचे पट्टी क्यों नहीं चलाई जाती कि धोखा देना गुनाह है? बिल्कुल। वो तो किसी, मैं ये नहीं कह रही कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ, तो हर रिलीजियस में धोखा देना गुनाह। पट्टी चलाने की बजाय आप मतलब बैन क्यों नहीं करते? अब मीडिया का क्यों हम स्मोकिंग दिखाते हैं या ऐसे नेगेटिव इमेजेस क्यों देते हैं? क्यों नहीं मीडिया को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? बिल्कुल। क्यों हम उसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसके हस्बैंड का काम ही तो इसी से है। देखिए वो तो करंट है ना, तो मीडिया कोई करंटली तो करप्ट नहीं हुआ। नहीं, हम किसी एक शख्स से पहले भी हम पॉइंट आउट करें। बिल्कुल। देखिए ये हम देखते हैं कि हम उसमें पड़ जाते हैं निटी ग्रिटी में। आप एक ओवरव्यू देखें। आपको मैं बताऊं, हमारे जिम्मेदार रिश्तेदार हैं तो वो बता रही थी कि बाजी आप मीडिया के इस तरह का करैक्टर देखें कि उनके जो मुजारे थे उनमें किसी की डेथ हो गई, तो वो कफन वगैरह में लगे हुए थे, तो उसकी बेटी रोती रोती आ गई, नहीं होने के वे ले जाओगे, अले वो लकड़ियां ले आओ, चिता तो जली नहीं। तो आप देखें कि वो सीधे साधे लोग हैं। अब इतने इंडियन ड्रामे आपने दिखाए, अपनी अच्छी चीज कभी नहीं दिखाई, और वो दिखा दिखा के लोगों के बच्चों के ज़हनों में आ गया कि चिता जलानी जो है ना वो फर्ज है। बिल्कुल। उन्होंने बेसिकली अपने मजहब को बहुत ज्यादा प्रमोट किया अपने ड्रामों में, अपनी फिल्मों में। देखिए बात यह है कि हमें वो भी अच्छी बात है, वो एटलीस्ट डेडिकेटेड तो है ना, उनको ये तो पता है कि हमने क्या हम अपने ड्रामों में, फिल्मों में मजहब को नहीं, हम अपना तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम सब कुछ इम्पोर्टेड कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर सकते? मैं जब पाकिस्तान आया तो मैं आने से पहले मतलब मेरी ज्यादा आदत थी फिल्में जो थी वो इंग्लिश ही देखी थी, उर्दू या पंजाबी नहीं देखी थी। तो फैमिली के साथ बैठ के जब इंडियन मूवीज एक दो देखी तो मुझे पता चला कि ये तो चरबा है, क्योंकि उसकी मैं इंग्लिश मूवी देख चुका हुआ था। फिर मैंने ये देखा कि जो पाकिस्तानी है वो इंडिया का चरबा है। बिल्कुल, बजाय हमारे पास टॉपिक ही कोई नहीं जिसपे हम इंडिपेंडेंट फिल्म बना सकें। देखिए हमने इतनी मिनिस्ट्रीज बनाई है, अब यहाँ पे बात आ गई जो आपने कही थी, हमने मिनिस्ट्रीज तो बना दी, उनको तनख्वाहें भी देते हैं, हम पब्लिक उनका खर्चा है, हम पब्लिक उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते कि भाई आपका काम है कि ये पूरा प्लान करके आगे लेके आए। बिल्कुल। क्यों पब्लिक उठ के कह के हो आपकी डेकोरेशन में बुत क्यों पड़े हुए पीछे, आप इश्यू क्यों बनाते हैं? बिल्कुल, आप उससे पहले ही प्लानिंग क्यों ना करें? अब मैं देखें इंडिया बहुत दफा गई और मैंने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कल्चर को इस कदर फैसिलिटेट करती है कि इट्स अमेजिंग। बिल्कुल ठीक है ना। उन्होंने दिल्ली हाट की हमारी प्रोडक्ट मार्केट कर दी है बाहर। एग्जैक्टली। जैसे पिंक साल्ट जो है, हाँ नहीं वो तो राइस है, बस
उनको ये पता है कि मार्केटिंग करनी है और अपने को आगे किस तरह डिस्प्ले करना है। हमें क्यों नहीं पता चला? हम तो इतने शर्मिंदा होते हैं कि लगता है जब बाहर जाओ कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो इस कदर शर्मिंदा है कि अपने बुलाए दूसरी चीजों को ये जो आपने बाहर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात की ना, अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इस पे हम बाद में आके बात। जी नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आके हम इस पे दोबारा बात करते हैं। व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो, खला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। दार अरकम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अक़दार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अरकम, तालीम तहजीब साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत यह है कि यहाँ स्पेशल टीवी के स्टूडियो में आकर हद दर्जा दिली मुसर्रत हुई है। अमेरिका में रहते हुए हमें कई दफ़ा ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का इमेज एक बहुत ही गलत तौर पे वहाँ पेश किया जाता है और हकीकतन बाज़ औक़ात लगता है कि पाकिस्तान एक मज़लूम मुल्क है। पाकिस्तान का जो पोटेंशल है, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हुई हैं, जो यहाँ पे हर लिहाज से कुदरती और अफराद के लिहाज से जो कुछ दिया हुआ है उसका इजहार नहीं होता। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और इस तमाम तर मज़लूमियत के बावजूद तकरीबन 15-20 वेरिएबल्स में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में आता है। तो मुझे खुशी इस लिहाज से हुई कि जो हम वहाँ पे ख्वाब देखा करते हैं अमेरिका में रहते हुए कि पाकिस्तान के इमेज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उतने ही मजबूत तरीके से एतमाद के साथ पॉजिटिव तौर पे पेश किया जाए, स्पेशल टीवी ने यही विजन इख्तियार किया है, यही मिशन इख्तियार किया है और वो इस विजन और मिशन के लिए ये अपना पूरा टीवी का जो चैनल है उन्होंने आगाज़ किया है। मेरी बड़ी दिली दुआ है और जो कुछ हमसे हो सका इसकी कामयाबी के लिए वो भी इंशाल्लाह करने का अज़्म रखते हैं कि स्पेशल टीवी सही मानों में पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान के पोटेंशल को, पाकिस्तान की सलाहियतों को, इसके पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में हर दर्जा बेहतरीन तरीके से पेश करे और उसमें जितना भी वो काविशें कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। वेलकम बैक। जी मैम, बाहर की बात हम कर रहे थे, एम्बेसीज की बात कर रहे थे। तो मैं यूरोप रहा हूँ, काफी कंट्रीज फिरा हुआ हूँ, तो मैंने ये देखा था कि वहां मैंने कंपेयर किया इंडियन एम्बेसीज को और पाकिस्तानी एम्बेसीज को। इंडियन एम्बेसीज को मैंने बहुत काम करते हुए देखा, वो इंडिया के इमेज भी और इंडिया की प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते थे और प्रॉपर फॉलो अप करते थे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पढ़ने के लिए गया था और इंडिया के भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लोग आए थे। उनको वहां एम्बेसिडर ने एयरपोर्ट पे खुद रिसीव किया था, 3 दिन पेरिस में रखा, उनकी ब्रेन वॉशिंग एक तरह से की और उनको पूरा गाइड किया, फिर वो खुद इंस्टीट्यूट में छोड़ के गया था और वो मंथली आके जो है ना प्रोग्रेस रिपोर्ट लेता था। हम जो गए, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं थी। जब हम साल बाद पेरिस वापस गए तो हमारे क्योंकि पासपोर्ट एक्सपायर हो गए थे तो पासपोर्ट हमें रिन्यू करवाने थे। अब हम गवर्नमेंट की तरफ से गए हुए थे, हमने लेटर भी लिखे हुए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, हमें कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था।
तो फिर हमने जो गेट वाला था उसको कुछ पैसे दिए और पूछा अंदर कौन कौन है। उसने नाम लिए तो एक हमारा जानने वाला था। हमने उसको कहा कि उसको जाके बताओ कि हम आए, और फिर हम अंदर चले गए। उसके बाद जब उनको ये पता चला कि पेरिस में काफी सारे रेस्टोरेंट हमारे दोस्तों के हैं, तो फिर हम वीआईपी बन गए। मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा होती हूँ। दुनिया हमने भी देखी, मैंने भी देखी। पाकिस्तान की पहली पेंटिंग एग्जीबिशन सिंगापुर में लेके गई थी। बिल्कुल ठीक। और ये उन दिनों की बात है जब नया नया तालिबान का जोश था। तो वो एम्बेसडर साहब, अल्लाह उनको अच्छी जगह दे, ही वॉज अ वेरी वेरी पेट्रियोटिक एम्बेसडर, तौहीद अहमद साहब थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना जितनी पेंटिंग्स हैं, मतलब यहाँ पे मैं गई एनसीए, मुझे बिल्कुल वेलकम नहीं किया गया। मुझे कहा गया कि मेरे नाम से लेटर मंगवाओ, जो उस वक्त प्रिंसिपल थे। और मैंने फिर जाके सही साहब को बताया, मेरे प्रोफेसर है, कहते हैं अच्छा तुमने मेरा नाम लिया था? मैंने कहा जी बिल्कुल लिया था। तो मैंने कहा मुझे ये जवाब मिला। ठीक है, तो लेटर उन्होंने यूं फेंका। राइट। अच्छा, मैंने उस वक्त बिल्कुल कोई जज्बा शो नहीं किया और मैं चुप करके उठी, लेटर उठाया, थैंक यू किया सही साहब ने। आप यकीन करें, हम 2 घंटे सही साहब के साथ हम फिरे हैं। मेरे पास 250 पेंटिंग इकट्ठी हो गए। और फिर उस वक्त मिनिस्टर साहब थे, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, उनसे मैंने कहा जी मुझे 1 हफ्ता चाहिए अलहमरा में, ताकि मैं एग्जीबिशन करूं और फिर इसमें से सिलेक्शन होगी जो हम बाहर लेके जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं 1 हफ्ता नहीं, उन्होंने मुझे फ्री में 2 हफ्ते दे दिए। जबरदस्त। अच्छा, अब देखें लोग जलते किस तरह, बजाय सपोर्ट करने के मेरे खिलाफ अखबारों में इतने लंबे आर्टिकल्स आ गए कि जी ये तो लेदर की तरह पेंटिंग ना होती, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है। अच्छा, अब यही लोग अपने बना के व्हाट्सएप ग्रुप और वो बेच रहे हैं ना। बिल्कुल। प्रोडक्ट बने। ठीक है। अच्छा, दुनिया में तो आप बताएंगे तो आपकी होगी, मेरी जाती पेंटिंग तो उसमें कोई भी नहीं थी, सारी आर्टिस्टों की थी और सब, मतलब उसमें कोई ग्रुपिंग नहीं थी। फिर जब मैंने उधर बताया तौहीद भाई को, तो उन्होंने कहा नहीं इनकी ट्रांसपेरेंसीज बनाए। मैंने अपने पूरे लाउंज को खाली किया, उसको किया, अपने पैसे खर्च किए, अच्छा फोटोग्राफर हायर किया और सबकी ट्रांसपेरेंसीज। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सारी भेज दी। उन्होंने कहा जी वो वहां के जो आर्ट काउंसिल वाले हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानी पेंटिंग वेरी गुड, तालिबान कांट पेंट। मतलब इतना इमेज वहां जा चुका था। अब उसका नतीजा ये निकला कि हमने उसमें से उन्होंने सिलेक्शन की और मैंने जितने आर्टिस्ट थे ना उनकी सीवीज उनके साथ भेजी। बिल्कुल सही। ट्रांसपेरेंसी उन्होंने सेलेक्ट की। ब्रोशर मैंने अपने पैसों से खुद बनाया। मुझे किया सपोर्ट बटा ने, सईद अहमद सईद साहब थे। उन्होंने कहा जी 100 kg आपके लिए फ्री है। अब यहाँ पे आप पीआईए में होते, पीआईए में थे, तो आप रूल मेरे साथ जो पीआईए ने किया उनका कसूर नहीं था। देखिए उन्होंने तो दे दिया। अब मैं घर आई तो वे किया तो 100 kg से ज्यादा बन रहा था। अब जाहिर बात मैं फ्रेमिंग उतार के नहीं ले जा सकती थी, वहां पे ज्यादा महंगा था। अच्छा, मैंने री पैक किया तो वो 100 kg से 2-4 kg कम हो गया। मैं और खुश हुई कि भाई 100 तक तो फ्री है ना, तो ज्यादा हो जाता। अब वहां गए, सुबह सुबह की फ्लाइट थी और वहां गए तो उन्होंने कहा जी 100 kg होता तो फ्री है, ये तो है, इसके पैसे दे। ये पीआईए ने किया। ये मैं आपको अपने जाती तजुर्बे बता रही हूँ कि बजाय आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के, आप उस वो ही है ना कि दोज़ख में लोग हेल्प करने के बजाय खींचेंगे कि भाई तुसी पे आओ ना, असी बाहर जाएंगे। तो ये पीआईए ने। अच्छा, अब मैं उस वक्त बैठी हुई, उस वक्त मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे आ रहे थे क्योंकि हमारे ब्रोशर आधे थे और आधे मिलने थे अगले दिन। और हम बैठे हुए तो मेरे ब्रदर इन लॉ, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, वो सीक्रेट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे बैठ के कहते हैं बाजी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा फारूक भाई इस तरह मैं बैठी हूँ और ये मेरे साथ हुआ है और अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, फ्लाइट मेरी जाने वाली। कहते हैं अच्छा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो गए इधर उधर, कहते हैं 3500 है आपके पास? मैंने कहा हाँ मैंने दिए। कहते हैं जाए सारा तो उन्होंने वो नहीं, रिश्वत नहीं। अच्छा, उन्होंने वो एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उनको पैलेट्स मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। वो डब्बे होते हैं उनके, उसमें उन्होंने एक पैलेट मेरा बुक कराया और मैं सामान लेके चली गई। बिल्कुल सही।
तो ये तो हमारे है। अब इंडिया का देखें, जब मैं सिंगापुर गई तो आप यकीन करें कि एक एक दुकान पे इंडियन स्टफ पड़ा हुआ था, छोटे से छोटा खोखा देख लें और वहां इंडियन स्टफ पड़ा। बिल्कुल सही। आप अपने पाकिस्तान की बात करें, लाहौर चेंबर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, आपको पता है 2007 से। तो मुझे कॉल आई किसी खातून की कि भाई वो इंडिया से खातून आई है, ज्वेलरी बेच रही है, आओ जरा उनको मिल तो आए, मतलब चेंबर के रेफरेंस से मिल तो आए। हम गए, जिमखाना में किसी ने उनका किया हुआ था, उन्होंने, आप यकीन करें, पूरे कमरे से कोई 5-6 बैग निकाले जो कि जिपें खोली तो ऊपर तक ज्वेलरी से भरे। बिल्कुल सही। ठीक है, आप पाकिस्तान का ये देखें कि जो यहाँ की खातून है, अगर वो ज्वेलरी ले जाना चाहिए तो इतने हर्डल्स होते हैं, वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वो खातून आखिर बॉर्डर क्रॉस करके आई है ना, अपना भी और पाकिस्तान, वो सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं बिजनेस है, बिजनेस है। हमारी अल्टीमेट बेनिफिट गवर्नमेंट को होगा, गवर्नमेंट को होगा, टैक्स लगेगा, होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये वो चंद बता रही हूँ जो मेरे जाती तजुर्बे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह हर्डल्स बनाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अच्छा, आपने तालिबानाइजेशन की बात की तो मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। मैं 91 में फ्रांस गया था, तो फ्रेंच क्लास पहले हमें पढ़ाई जाती थी, फिर हम टेक्निकल और फिर अपना मास्टर हमने करना था स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो उसमें अपनी कंट्री के ऊपर प्रेजेंटेशंस थी। तो एक प्रेजेंटेशन मैंने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दी। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो मेरी टीचर कहती है कि इतने खूबसूरत इलाके हैं, तो कहती लेकिन हम जा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते? वहां मौलवी गला काट देते हैं। मतलब ये 91 में तो ये रोल तो एम्बेसडर्स का है ना। बिल्कुल। मुझे तो थोड़ी सी मैंने जब पूछा, रिसर्च की, तो पता चला कि ये इमेज क्रिएट इंडिया ने की, तो जाहिर बात वो अपना हमारी काम कर एम्बेसी रहे ने हैं। काउंटर ही नहीं किया उसका। तो ये इस तरह तो हमारी नेगेटिव इमेज बिल्डिंग की गई। तो ये किसका कसूर है? पब्लिक का कसूर तो नहीं है ना। फिर एक और इंसिडेंट, जब मैं पाकिस्तान पहली दफा वापस आया तो मैं स्पार्को में एज ए डायरेक्टर ट्रेनिंग काम कर रहा था। हमारे 2 इंजीनियर्स ने अमेरिका जाना था, एक के पास तो ऑलरेडी पासपोर्ट वहां का था, तो दूसरे का वीजा हमने अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया। अब वो इक्विपमेंट हमने उस टाइम पे $1 करोड़ का लिया हुआ था। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं चेयरमैन के पास गया कि ये क्या तरीका, हमने इक्विपमेंट लिया है उसकी ट्रेनिंग पे। तो चेयरमैन ने कहा अच्छा, मैंने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं वैसी बात करूं। तो कॉन्सुलेट में मैंने फोन किया, डिस्कशन स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आए। मैं मीटिंग के लिए गया तो यही जो तालिबान कहा गया कि जी क्योंकि उसकी दाढ़ी है तो इस वजह से जो है ना वो फंडामेंटलिस्ट है। मैंने कहा कि जी मुझे या तो एविडेंस दे, नहीं तो आइंदा जो है ना हम अमेरिका से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। मुझे नहीं पता था कि उनके लिए थ्रेट है। मैंने तो वैसे ही कहा, वो पता चला कि वो उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है कि उनका इक्विपमेंट नहीं खरीदा जाएगा। उसने फौरन का, खातून थी, यंग लेडी, कहती है कि जी आप यूं करें कि उसको मेरे पास भेजें दोबारा। उसको मैंने मीटिंग के लिए भेजा और उस वक्त रूल था कि 1 साल से पहले दोबारा एंटरटेन नहीं करते। उन्होंने किया, विद इन 24 आवर एंटरटेन किया, उसको वीजा दिया और उसके बाद एक डिसीजन हुआ कि जिसको मैं लेटर दे दूंगा उसको वो वीजा दे देंगे। वेरी गुड। तो इमेज जो हम नेगेटिव क्रिएट करते हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे ब्रोशर हमने रात को मुझे कहने लगे तौहीद भाई कि आपके पास, अच्छा उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कराया था वहां 1 वीक। बिल्कुल ठीक है। वो वहां की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो कहने लगे टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो आप 500 ब्रोशर थे। हमने रात को ना हर एम्बेसडर के को भिजवा दिया। बिल्कुल। अच्छा, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को हमने बुलाया था तो उन्होंने उस वक्त सॉरी कर दिया कि आई हैव प्री कमिटमेंट्स। आप यकीन करें, हम सुबह सुबह अभी पेंटिंग सेट कर रहे थे तो दरवाजे के बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर खड़ा हुआ था और जब हमने उनको वेलकम किया, हमने कहा वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अप द पेंटिंग्स। कहता नो नो इट्स माय फॉल्ट, आई कुड नॉट रेजिस्ट दिस ब्रोशर एंड योर आर्टिफैक्ट्स। वो ब्रोशर ही देख के उसको पसंद आया कि वो आया और फौरन एक पेंटिंग बिक भी गई। तो मतलब ये है कि इट इज हाउ यू प्रेजेंट। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे एम्बेसडर्स जो हैं वो इतने नाअहल हैं या हमारी ट्रेनिंग्स इतनी खराब हैं। ये कोई पॉलिसी है जिसको मैं अक्सर कहती हूँ। उस दिन भी एक से एक फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे एक ऑफिस में, बड़े मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैंने
तो दूसरे ने कहा जी आप हमें ये बताएं, बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी हम ये देखते हैं हर हुकूमत में ये एक पैटर्न है जो रिपीट होता है, हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते, दोबारा वही गलती कर नहीं। फिर एक ने कहा कि जी हमें तो ये लगता है कि हुकूमत और सियासत को छोड़ के हमें ये मसले अपने हाथ में ले लेने चाहिए। पहले उन्होंने मुझे पूछा आप कुछ कहेंगी, मैंने कहा नहीं, लेकिन जब ये बातें हुई तो मुझे तो जारी बात है, देखिए इतनी उम्र गुजर गई है और हम पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव करने के चक्कर में होते हैं, दुनिया में जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स अपने खुद खरीद के लोगों को देख के आते हैं, बताते हैं और बुलाते हैं। तो मैंने एक कहा, मैंने कहा जी बात यह है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हैं कि हाँ, मैंने कहा मैं उस सेंस में डॉक्टर नहीं कह रही, मेरा मतलब है कि फाइनेंस को हैंडल करते हैं तो उसके फिजिशियन है, यानी कि कहीं फाइनेंस खराब हो रहा है तो आप ठीक करेंगे। तो मैंने कहा ये जो रेपिटिशन होती है, गलती बार बार वही, तो ये गलती नहीं होती, ये डेलिब्रेशन होती है। तो फिर सारे चुप। तो मैं आपसे भी ये बात करूंगी कि अगर हम अभी भी बचपना शो करें कि ये गलतियां हैं तो ये गलत बात है, ये गलतियां नहीं है, ये डेलिब्रेशन, इंटेंशनली, ये इंटेंशनली हमें ये जो बाहर जाके अपने को सेव कर लेते हैं, जिनको हम बुलाना भी नहीं चाहते, बिल्कुल सही, ठीक है, पब्लिक उनके अगेंस्ट है। मैं किसी एक बात नहीं करूंगी, सारे, बिल्कुल सही। एक तो ड्यूअल नेशनलिटी पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी, जिसके पास यहाँ से उठ के छुपने का सेफ्टी का जगह है, वो पाकिस्तान से लॉयल क्यों होगा? बिल्कुल सही आपने कहा, सीधी सी बात है। उन्होंने तो पाकिस्तानी कौम को कमी कमीन बनाया है, वो आते हैं यहाँ से अपना पैसा इकट्ठे करते हैं, बाहर सेफ्टी कर लेते हैं। नोबडी ऑनेस्टली वांट्स के ये पाकिस्तान, और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? वो है जो चाहते हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, नॉट टू सक्सीड, बिल्कुल और हम आंखों पे पट्टी बांध के नॉट टू सक्सीड वाले फॉर्मूले पे चल रहे हैं। हमें कोई भी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या किसी भी फील्ड में ये ड्यूल नेशनल को एक्सेप्ट ही नहीं करना, किसी भी फील्ड में नहीं करना चाहिए। हम तो वोटिंग की बात कर रहे हैं। आप ये देखें पाकिस्तान, इंडिया में ये 90s के एंड में उन्होंने इंडियंस को बुलाना फैसिलिटेट किया था, वो भी क्यों कि जो वहां जाके इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर आपको वहां मर्सिडीज वगैरह नजर आएंगे। उससे पहले तो बहुत बुरे हालात, हर चीज वो खुद बनाते हैं, सुई तक, हम तो सुई तक नहीं बनाते। तो फिर जाहिर बात है जब इस तरह करेंगे तो हमने फिर फकीर ही बनना। बिल्कुल सही कहा। फिर लोग, वो तो देखिए, लोग कहते हैं जी अमेरिका यहाँ आके कब्जा क्यों नहीं कर लेते, उनको मुफ्त में आप मिल रहे हैं तो वो कब्जा क्यों करें? वो अपने कॉलोनी क्यों बनाए, अपने अखराजात क्यों बढ़ाएं? वैसे सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो हाँ, वो जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये बात है। हम देखिए कोरोना के दिनों में एक चीज सामने आई है कि खवातीन कैन बी वेरी गुड इन बिजनेस। बिल्कुल ठीक। आदमियों को डिप्रेशन हो गई थी क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है बाहर निकल के काम करने की, लेकिन कोरोना के दिनों में आपने नोट किया होगा कि ज्यादा खवातीन ने होम बेस्ड बिजनेस, बिल्कुल बेशुमार तरह तो मैं पॉलिटिक्स और उससे वापस आ रही हूँ कि हमारे चेंबर में भी, और हम ये चाहते हैं कि खवातीन को फैसिलिटेट किया जाए, वो घरों से अगर बाहर निकले उनको सेफ एंड साउंड मौके मिले और स्पेसेस मिले। और हम उस तरह बात करें तो इंडिया में एक था जगह प्रेतिगेट मैदान, वहां पे उन्होंने यही किया हुआ था कि एक बहुत बड़ी जगह है, वहां पे छोटे छोटे नजदीक के कस्बे की औरतें आके उनको फ्री में जगह देती है, अपनी प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा पैसे मांगते हैं कि जितने हजारों रुपया पहले दें। पहले तो देखते हैं जिसने बोरी उठाई है ना, तो वो एक सिपाही से शुरू होता है पैसे देने, तो फिर आके वो रेडी पर लगाता है। तो हम क्या, किस मीडिया की, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? जी मैम, यहाँ फिर हम एक दफा ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आके हम इस पे फर्दर डिस्कशन करें। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हमने तो बड़े सख्त इश्यूज। मेरा नाम साद अकबर खान है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ अली अकबर ग्रुप का। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि आजकल का जो दौर है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक पावर है और उसको इस्तेमाल करके आप अपने हालात भी बेहतर कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के जितने मसाइल हैं या जो वसाइल का बेहतर इस्तेमाल है, एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। स्पेशल टीवी जो है एक नई एंट्री है इस फील्ड के अंदर, जिसका मकसद जो है वो लोगों तक एक्यूरेट
एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाना, टाइम पर पहुंचाना और लोगों को अपने वसाइल का बेहतर जो इस्तेमाल है उसके तरीकेकार की तरफ लेकर जाना है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा गैप है इस मार्केट के अंदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का। सच्चाई जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, लेकिन स्पेशल टीवी की एंट्री से इंशाल्लाह ये जो एक गैप क्रिएट हुआ है इसमें बेहतरी मिलेगी और तमाम दोस्त जो इसको फॉलो करेंगे और जो इसको देखेंगे वो अपनी मालूमात में भी इजाफा करेंगे और अपने कारोबार को भी बेहतर तरीके से चलाने के काबिल होंगे। बहुत शुक्रिया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद, 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन, बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान, सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी, पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख, खैबर पख्तूनख्वा सरबुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। वेलकम बैक। जी मैम, हम डिस्कशन कर रहे थे। मैं आपको बता रही थी कि इंडिया अपनी छोटी से छोटी चीज को भी कैसे फैसिलिटेट करता है, और अभी तक मैंने ये कोई 15 साल पहले आइडिया दिया था कामरान लाशारी को कि यहाँ आर्टिजन्स विलेज बनाया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा चले, मैंने नहीं बनाया, कुछ नहीं, उनका ये था कि इनकम कैसे जनरेट होगी, खैर उनका कोई और आइडिया था। बीच में इस्लामाबाद में सैदपुर विलेज पे थोड़ा काम हुआ था, कुछ भी नहीं हो रहा। वहां पे नहीं, एक और जो पिसिक वालों ने भी बनाया है लाहौर से बाहर, लेकिन मसला ये है कि आपके रूल्स इतने हो जाते हैं और पैसा इतना तंग इतना किया जाता है, नहीं लोगों को तंग किया जाता है, अननेसेसरी पैसा फिजल आउट होता है और बेनिफिट नहीं होता। हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाते जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो और पैसा का ज्यादा कम हो। बिल्कुल सही। अब वहां पे दिल्ली हाट है, दिल्ली हाट में आउटसाइड दी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ना हर जगह कैपिटल टैक्स है। अच्छा, वो बाकी जगह पे नहीं, वहां पे उनको फ्री में मिलता है, कंट्रोल रेट पे जगह मिलती है और वहां पे आके वो एग्जीबिशंस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक कमरे में मैं गई, आप यकीन करें, उन्होंने इंडिया की कोई चीज ऐसी नहीं थी जो मेटल में बनी हो और उधर ना हो, और वो अंबार पड़े और मतलब कंट्रोल रेट पे। यहाँ पे इस तरह की कोई जगह नहीं। इंडिया की बात कर रही है ना, मैंने यूरोप में मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट किया, तो वहां मैंने जो इंटरेस्टिंग चीज देखी, एक मैं ये 91-92 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से कहां तक पहुंचे हैं। तो उस वक्त इन्होंने मार्केट्स में, हर बड़ी मार्केट्स में जगह ली, रैक्स भी लिए हुए थे। मार्केट में एंटर होते ही सामने सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद इंडियन होती है। तो अब आप ये देखें कि उन्होंने इस पे कितनी एफर्ट की और गवर्नमेंट ने सारा उसमें फैसिलिटेट कर। हमारे यहाँ गवर्नमेंट वो फैसिलिटेशन उस तरह की है ही नहीं। और मजे जो इंटरेस्टिंग बात थी कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो थी वो इंडियन टैग के साथ वहां मौजूद। बिल्कुल सही है कि उन्होंने इतना काम किया था कि हमारी प्रोडक्ट उठा के अपना टैग लगा के बेचना। मैं लेट 90s में अमेरिका हम गए थे, मेरे हस्बैंड का कोर्स था, मैं अपने उस पे गई थी और उन्होंने एतराज यही लगाया कि व्हाई आर यू ट्रैवलिंग विद हिम। मैंने कहा दिस इज माय मनी एंड दिस इज माय पासपोर्ट, वी आर जस्ट ट्रैवलिंग टुगेदर, आई एम स्टेइंग डिफरेंट इन अ डिफरेंट प्लेस इन ईस्टर्न। तो एक और फैमिली भी थी, तो वो मुझे कहने लगी कि सेल लगी है चलो चले। अच्छा, मुझे कभी शॉपिंग नहीं पसंद आई। हाँ, मैं ट्रिंकेट्स जरूर लेती हूँ लोकल, वहां पे लोकल। मैंने कहा अच्छा आप जाएं, मुझे बताएं, अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं
ले लूंगी। दूसरे दिन वो शाम को आई, मैंने कहा चलो मैं आपके कमरे में आती हूँ तो हम देखते हैं आपके। हंसती जाए हंसती जाए हंसती, बड़ी अच्छी, अल्लाह उनको सेहत दे खातून। तो मुझे जिसको उठाए मेड इन बांग्लादेश, जिस कमीज को जेंट्स पाकिस्तान से इंडस्ट्री वहां चली गई और हर चीज पे मेड इन बांग्लादेश। ये अनफॉर्चुनेट है। नहीं, अनफॉर्चुनेट नहीं है, हमने खुद ही, पब्लिक का कसूर है। पब्लिक को ये चीजें अपने हाथ में लेनी चाहिए। हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स पे ये सारे दफ्तर चलते हैं, हम क्यों नहीं उनको देखते हैं? हम क्यों नहीं जिसको वोट देते हैं उसका गिरेबान पकड़ के कहते हैं ये ठीक करो? हम तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो एक आदमी थोड़ा बहुत शोर होता है, वो भी मामूली सा, उसके बाद खामोशी छा जाती हो जाती है। तो उनको मौका मिल जाता है और ज्यादा दबाने का। हमारे सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी टैक्स कलेक्शन पे ना हम जाए, हम ये कीमतें बढ़ाते जाएं और डायरेक्ट टैक्सेस लगाते जाएं। इसलिए कि आप किसी प्रोजेक्ट को बना ही नहीं रहे ना, आप इंडस्ट्री लगा ही नहीं रहे। अब मेरा वास्ता ये बना था जब ये नाजिम का निजाम शुरू हुआ था, मैंने एक नाजिम साहब से मीटिंग की। मैंने कहा, मैं उस वक्त मेरा ख्याल है लाहौर ग्रामर में पढ़ा रही थी या पता नहीं, मैंने कहा जी मैं हमेशा से ना स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाती हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप ये देखें। कहने लगे जी हम कैसे स्कूल बनाए? अव्वल तो आप इतना पैसा लगा के आए हैं तो किसी काम के लिए आए हैं ना, इलेक्शन जीते सारा कुछ चले, मैं ये भी नहीं कहती। मैंने कहा जी आप जिस इलाके के नाजिम हैं, एक गली मोहल्ले में कोई एक कमरा आपको मिल सकता है, वो तो सस्ता होगा कि हाँ। मैंने कहा उसी गली मोहल्ले में कोई कारपेंटर बेरोजगार है, कोई प्लम्बर बेरोजगार है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिशियन बेरोजगार है, आप इन तीनों को दिहाड़ी दे दें और जितने बच्चे गलियों में फिर रहे हैं उनको पकड़ के ट्रेन कर दें। मैंने कहा इसमें क्या होता है, ये आपका गली मोहल्ले का छोटा छोटा स्कूल बनेगा। मैं छोटी थी, मुझे याद है कि हमें फ्यूज लगाना भी सिखाया गया था, स्त्री का स्विच बदलना भी स्कूलों में पढ़ाया जाता था। नहीं, हमें तो घरों में ही सिखाया था। तो बात यह है कि ये बच्चे जो गलियों में फिर रहे हैं, ये हमारी जो यूथ है, ये अनटैप्ड एनर्जी है। बिल्कुल सही आपने कहा, 60% जो हमारी यूथ तो है, हम उसको क्यों नहीं टैप करते? क्यों टेप्टा के और वीटीआई के स्कूल, अब पिछले दिनों मैं वीटीआई के बोर्ड पे थी, अभी बोर्ड रीशफल करेगा, टेप्टा के बोर्ड पे भी 2 दफा रही, तो आप ये देखें कि इतनी मुश्किल कर दी है और पीछे जी टेप्टा बंद करने लगे थे। ये टेप्टा नहीं, वीटीआई। बिल्कुल, हमारे तो हम सारे बोर्ड मेंबर्स हम खिलाफ हो गए। मैंने कहा एक इदारा छोटा, चलो कुछ तो बच्चे वहां पढ़ते हैं कि जी गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं देती। भाई आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए सेल्फ फाइनेंस क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल ठीक, मेंटेनेंस क्यों नहीं उसकी हो सकती? परसेंटेज आप रख सकते हैं कि इतना परसेंट आप फ्री करें और इतने परसेंट सेल्फ फाइनेंस पे करें। जो सेल्फ फाइनेंस पे है, फिर ये है कि उनके प्रोडक्ट की नुमाइश की। देखिए हम छोटे थे, हमें स्कूलों में, हमने क्वीन मेरीज की हूँ कोई, और हमें वो कोई ना कोई रेड क्रॉस के मेले उस वक्त होते थे, उस वक्त लाले अमर नहीं होता था, तो रेड क्रॉस के मेले बनते थे। हर क्लास को होता था एक स्टॉल लगाना, ठीक है। फोर्टिस स्टेडियम मशहूर था। नहीं, वो तो बाद की बात है। स्कूलों में ट्रेनिंग होती थी कि आपने कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल ठीक। बड़े बच्चे जब बड़ी चीजें बनाते थे, छोटे छोटी चीजें बनाते थे, कुछ बाजार से ही लाके तो बेच लेते थे खाने पीने का। तो आप इन बच्चों को जो ट्रेन कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं इनके प्रोडक्ट की एग्जीबिशन करते, लोगों को बुलाते, वो करें। हमारे वक्त में स्कूलों में एक और चीज होती थी, आर्ट एग्जीबिशन हुआ करती थी, आर्ट एंड साइंस, नॉट आर्ट एंड साइंस। उसमें साइंस का भी साइंस मेला मशहूर था। हाँ, प्रोजेक्ट बनते थे, इन्वेस्टर्स आते थे, देखते थे। एक बच्चे ने कोई एक सोलर का उस वक्त बनाया, क्या किया, ही वॉज वेरी कीन कि ये मेरा बिके। एक कोई ले भी गया, हौसला अफजाई नहीं करते। मतलब इतनी भूखी कौम आई थी 47 में कि वो उनके पेट अभी तक नहीं भरे। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब उसमें से कुछ लोगों के, सारे मैं नहीं कहूंगा, सारे नहीं, लेकिन वही है ना, वही आगे आ जाते हैं। बिल्कुल, मार धाड़ करके जो हक वाले थे वो तो फिर ही पीछे हो गए थे। खास तौर पे लास्ट 50 साल में तो लूट मारी मची। मुझे
खौफ आता है। और मैं जब बच्चों को कोई एक पढ़ाती हमें थी, सिंसियर लीडर नहीं मिला, कोई एक। मैं लाहौर ग्रामीण में हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाती थी, और मैं बच्चों को पहला ये कहती थी कि आई एम सॉरी टू गिव यू दिस कंट्री इन दिस स्टेट। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हमें तो अकल ही नहीं आई थी, लेकिन आगे तो आ सकती है। अब तो मेरा ख्याल है वो ब्यूरोक्रेट्स की भी एक फसल चली गई, अगली आ गई, तीसरी आ गई। 70 सालों में मजीद सिस्टम खराब होता जा रहा है ठीक होने की भी, ये अनफॉर्चुनेटली। तो ये पुराने ब्यूरोक्रेट कुछ ईमानदार थे, अब तो जो किस्से हम सुनते हैं अफसोस होता लेकिन है। फिर भी मैं कहती हूँ, मैं डिसहार्टेड नहीं हूँ, मैं कहती हूँ नेक लोग हैं तो मुल्क फिर भी चल बिल्कुल रहा है। ठीक। अगर अच्छा, इतने आपका खत्म एक हो शौक जाते, भी है, उस पे हम आते हैं। अब एग्रीकल्चर को जब हम ओवरऑल देखते हैं तो 90% जो फार्मर है वो हमारा 12.5 एकड़ लैंड वाला है, और तो वो भी थोड़ी होगी जी, और जो 7% है उसके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, 65% तकरीबन लैंड होल्डिंग। और जो सब्सिडीज हम देते हैं उसका बेनिफिट अमीर को हो जाता है, गरीब को होता है। हमने टारगेटेड सब्सिडी की तरफ दी नहीं तवज्जो। आजकल क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, इवन प्याज जो है 250 रुपए किलो हुआ है। तो किचन गार्डनिंग जो कि आपका शौक रहा है, मेरा तो शौक शहरों में अर्बन, जिसको फॉरेस्ट्री की भी कहते हैं, अर्बनाइजेशन के भी पॉइंट ऑफ, अर्बन एग्रीकल्चर का भी नाम देते हैं, तो किचन गार्डनिंग एक बहुत अच्छा एरिया है जिसमें लोग घरों में सब्जियां उगा सकते हैं और कर सकते। उसमें आप क्या कर रही हैं और क्या करना वो चाहते हैं? मुझे दिया तो किसी ने सजा के तौर पे था, बिल्कुल ठीक। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन के पास टाइम थोड़ा होता है, तो मैं फिर स्कूलों कॉलेजों में जाके, मेरा था किचन गार्डन प्रमोशनल प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक। तो फ्री ट्रेनिंग देती थी। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके घर में थोड़ी भी जगह है, क्योंकि मेरी डिग्री तो इंटीरियर आर्किटेक्चर और लैंडस्केपिस्ट हो, तो मैं कहती हूँ एडिबल गार्डन, कि आप गार्डन में फूलों के साथ सब्जियां भी लगाएं। हमने तो बचपन में भी देखा था, हर घर में नींबू का पौधा, टमाटर के पौधे, कुछ न कुछ लगा होता था, आम का दरख्त, किन्नू के दरख्त, अमरूद के दरख्त, मतलब छोटी से छोटी जगह। और कुछ नहीं है तो अब लेटेस्ट तो ये है कि रूफ टॉप किचन का, बिल्कुल रूफ टॉप किचन का स्मार्ट। हाँ, तो इस पे आए लोग। देखें जापान में तो बहुत पहले से ही बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं उनके, बिल्कुल, और उनकी बैल्कनी से ही वो अपने पूरे दिन का प्रोड्यूस निकाल लेते हैं। आप बाजार से 1.5 किलो चीज लाते हैं, किलो चीज लाते हैं, आधी वो खराब होती है और आधी आपके काम आती है। अगर आप 2-3 पौधे बैंगन के काम के अलावा जो सबसे बड़ा इशू है कि जो चीज आती है वो प्योर है कि नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन खराब तो है ना, बिल्कुल खराब। वो पकती है। मैं कहती हूँ कि अगर बेलें लगा लें कुछ सब्जियों की, टमाटरों की, कद्दू की, जो आप आते हैं थके हारे, अब तो देखें ना दोनों फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं, तो बजाय कि बाजार से गंद लेके आए, आपको 4 कद्दू भी मिलेंगे घर में, 2 टमाटर में हांडी बन जाएगी। प्लस बेनिफिट क्या है कि आपके अपने घर का साफ पानी है, बिल्कुल साफ, वो नहीं है कि केमिकल का पानी है। और आप सब्जी को भी, हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक है, सब्जी मिल रही है। आप देखेंगे गोभी के ऊपर आप कपास का स्प्रे कर रहे हैं, और फिर जब बीमारियां आती हैं तो फिर कहते हैं जी हमारे पेटों में दर्द है। जी जी, मैं आपको एक्सपीरियंस एक और बताऊं, हमारी जी मैम, क्योंकि फैसला वो सियालकोट हुई ट्रांसफर, तो घर के साथ खुली जगह थी, तो मैंने वहां सारी सब्जी लगवा दी और ओपन थी। इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम अलग से मेरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन वो जरा सा मैं आपको बताऊं कि बच्चों को आदत थी कि वो निकालते थे, धो के खा लेते थे। अच्छा, जब हम लाहौर आए तो वो बच्चों ने देखा शलजम पड़े हुए हैं, तो उन्होंने वही काम किया, लिया और पेट में दर्द। बिल्कुल, वो यही था कि केमिकल्स, वो साफ पानी ट्यूबवेल का वो केमिकल। तो लोगों को चाहिए कि अपने अखराजात को कंट्रोल करने के साथ साथ सॉफ्ट क्रॉप्स जो हैं घरों में लगाएं, गमलों में लगाएं। जो ये नहीं है कि गरीब नहीं लगा सकते, गरीबों के लिए भी लगा सकते। बोरियों में आलू ज्यादा अच्छे होते हैं, बोरियों में लगाएं, आधे बेचें आधे खाएं। बिल्कुल सही, किसने कहा वो ना करे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का और लोगों को बताने का कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जी नाजरीन, हम प्रोग्राम के क्लोज की तरफ जा रहे हैं और आपने नोट किया कि खवातीन को अगर हम मौका दें तो वो क्या कुछ कर सकती हैं और क्या क्या सोल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। करप्शन को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और प्योर चीज़ें हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।